बस मैं कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लो से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मैंने मुंह में पानी आगे आने लगा, अर्थात पानी मुंह में आने लगा। आपने देखा होगा कि आपको भूख लगता है तो अचानक ही मुंह में पानी, मतलब कि अच्छे भोजन को देख के आपके मुंह में पानी आने लग जाता है ना, तो आपके मुंह में पानी लग जाता है। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उनके बारे में विचार नहीं करते हैं, या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते, फिर भी ये वे स्थिति है जहाँ हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि आग की लपट को छूना हमारी अर्थात किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही और खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले उत्तक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल में बने हैं, मतलब न्यूरॉन के घने जाल में बने हैं। यह खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित है। कहाँ पे? अग्र सिरे पे स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों में संकेत प्राप्त करते हैं। उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह यह संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुए और हमें यह सब करना पड़े जो इसमें एक काफ़ी समय लगेगा, यह हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन किस तरह की समस्या का हल करती है? ऊष्मा के संवेदन के बारे में हम सोचने की अपेक्षा यदि तंत्रिकाएं ऊष्माओं को प्राप्त लगाती है, तंत्रिकाएं ऊष्मा को का पता लगाती है। कौन? तंत्रिकाएं ऊष्माओं का पता लगाती है। उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों की गति कराती है, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है। वह अति शीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य होना चाहिए। सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले एक दूसरे से मिलते हैं, वह एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। इसमें कहा गया कि हमारे शरीर में तंत्रिकाएं मेरुरज्जु के मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते के एक बंडल में मिलती हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं होती है, कहाँ में आके मिलती है? यदि क्वेश्चन आ सकता है सर कि पूरे शरीर की तंत्रिका कहाँ आके मिलती है? पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु कहाँ पे? मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। कहाँ? बंडल में, मेरुरज्जु में। ठीक है,
प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। यह भी आगत सूचना मस्तिष्क तक भी जाता है। सब आके मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल और जो तो अल्प है या अनुपस्थिति होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये देखिए, यदि हम कोई गर्म पानी को छूते हैं, इसका भाप लेते हैं तो ग्राही ऊष्मा दर्द त्वचा का ग्राही, तो किस तरह ये हमें संकेत पहुंचाती है, उससे जुड़े होते हैं। संवेद तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। कहाँ पे? प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका से जुड़ते हैं। कार्य भुजा में पेशी। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होता है? मानव की मस्तिष्क की संरचनाएं उसकी कार्यक्रम करेगी हम। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? मेरुरज्जु कहाँ होता है? मस्तिष्क में। मेरुरज्जु का कार्य क्या केवल प्रतिक्रिया में होता है, प्रतिवर्ती में होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिका की बनी होती है। मेरुरज्जु किसकी बनी होती है? तंत्रिकाओं की बनी होती है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है। किसकी? तंत्रिकाओं की, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रिया विधि तथा तंत्रिका संबंध होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रिय होते हैं, जो शरीर के मुख्य संबंध केंद्र है। मस्तिष्क को मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कौन बनाता है तंत्रिका तंत्र? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यह शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करते हैं। क्या इनका कार्य क्या होता है तंत्रिका तंत्र का? ये शरीर के मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यह शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। यह अपनी क्रिया के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम में समाप्त होने तक पर ताली बजाना ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है, जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति और सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे आपको संभावना होगा, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आदत निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग और क्षेत्र होते हैं, जिसके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होते हैं। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है पश्च मस्तिष्क और तीसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क।
ये हमारा मस्तिष्क का चित्र है। हम देख सकते हैं कि ये हमारा मध्य मस्तिष्क है। क्या है? मध्य। और ये हमारा पक्ष मस्तिष्क, ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा पक्ष मस्तिष्क है। ये पीयूष ग्रंथि है। कौन सा? ये पीयूष ग्रंथि होता है हमारा अग्र मस्तिष्क में। ये प्रमस्तिष्क है। कपाल खोपरा है बाहर का हिस्सा। अग्र मस्तिष्क इधर का है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है। सोचने वाले भाग को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। इसमें विभिन्न ग्राहीण के संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। अग्र मस्तिष्क में होते हैं। इसमें सहचारी के क्षेत्र पृष्ठक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचना एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित यह निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया और सूचना प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ऐच्छिक पेशी की गति को जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्राकृतिक में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसा हमें कैसा पता लगाया कि लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके, हमारा पेट पूरा भरा है। यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। मानव मस्तिष्क में नामांकित चित्र का अध्ययन किया जाता है। मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के चित्र का अध्ययन मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम ना भी सोचते तब भी यह होगा। वास्तव में इसके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या हमें सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया ऐसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब, लाराना, वमन पक्ष मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। जो हमारे बस में नहीं होता, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, वो किसका कार्य होता है? पक्ष मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है, स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। पक्ष मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। हमारा रक्तदाब, लार आना, वमन पक्ष मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। याद कर लेना। कुछ क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पक्ष मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। जैसे कुछ क्रिया हो गई, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, हम कुछ करते हैं, उठाते हैं या चलते हैं, ये सब पक्ष मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थितियों और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ये उत्तक रक्षित कैसे होते हैं? मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों
हड्डियों के बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारों में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषण उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाए तो आप एक कठोर उभार वाली संरचनाओं का अनुभव करेंगे। यह कैसूरकंद और रीढ़ की हड्डी है। क्या है? कैसूर दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है, जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे हैं कि यह कैसे सूचना एकत्र करता है, इन्हें शरीर में भेजना, सूचनाओं को संसाधित करना, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेना, यह पेशियां तक क्रिया के निर्णय को संवाहित करना। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संभव होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेगी। जंतु पेशी कैसे गति करती है? यह तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचाता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिकाएं कैसे गति करती है? कोशिका स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिका अपने आकृति बदलकर गति करती है। क्या करती है? गति। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिका आकृति कैसे बदलती है? इसका उत्तर है कोशिका अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। पेशी कोशिकाओं में क्या होती है? विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। जो आकृतिक और व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में एक तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। स्मरण कीजिए, जब हमने कक्षा 9th में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब विभिन्न प्रकार की पेशियों जैसे ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशियां थी। अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपके विचारों में क्या अंतर हो सकते हैं? पादपों में समन्वय शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियों तंत्रिका में जंतुओं में होते, पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होती। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वह मुड़ना प्रारंभ हो देती है, नीचे झुक जाती है। जब एक बीज अंकुरित होती है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है, तना ऊपर की ओर आता है। जानते हैं कि क्या होता है? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुमति से बहुत तेजी से गति करती है। इस गति में वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवोदित की निर्दिष्ट गति वृद्धि के कारण होती है। यदि किसमें? नवोदित यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगी। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित है तो दूसरी वृद्धि से मुक्त। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुमति के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशिक ऊतक। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है? ये रहा छुई मुई का पौधा। आपने देखा होगा कि जैसे आप इसे स्पर्श करने जाते हैं तो इसकी पत्तियां आपस में बंद हो जाती हैं, जैसे दूसरी चीज़ इस तरह बंद हो जाती हैं और फिर कुछ समय बाद फिर से खुल जाती है। यदि हम विचार करें कि पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाता है तो पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु गति वाला बिंदु दोनों भिन्न हैं। अतः स्पर्श होने की सूचना संचालित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संचालित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह
पादप में सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते, अतः इनमें जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल देनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में बदल जाते हैं। वृद्धि के कारण गति पौधों में किस तरह से? मटर के पौधों की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बार पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का अध्ययन किया जाता है। प्रतान का वह भाग है जो वस्तु से दूर रहता है। इस प्रकार प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि निषिद्ध है। इसके ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण द्वारा की सहायता से समझें। पर्यावरणीय प्रेरणा जैसे प्रकाश और गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिया परिवर्तन कर देने पर है। ये दिशिक और अनुवर्तन गतियों भूमिपन की और या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः इन दोनों भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों के प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इसके दूर मुड़कर यह पादप की सहायता कैसे करते हैं? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए एक अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है। एक पादप की जड़ हमेशा नीचे की ओर जड़ उनकी वृद्धि करती है, जबकि परोह प्राय ऊपर की ओर पृथ्वी से दूर वृद्धि करती है। परोह हमेशा पादप होते हैं जड़ में और परोह होते हैं पृथ्वी तक। यह परोह और जड़ के क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी और गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निस्संदेह गुरुत्वन है। क्या है? गुरुत्वन है। कहते हम जबकि परोह प्राय ऊपर की ओर पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह परोह जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि मतलब जड़ में ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी और गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण है। यदि जल का अर्थ पानी और रसायन का अर्थ इसे ये दिखाया जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश में होते ही इसका मुख सूर्य की तरफ हो जाता है और जड़ मतलब कि हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करती है। तो ऊपर वाला भाग होता है ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण और नीचे वाला होता है धनात्मक। ठीक है। रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनुवर्तन का क्या अर्थ होगा? क्या हम इस प्रकार के निषिद्ध वृद्धि गतियों के उदाहरण के बारे में विचार कर सकते हैं? रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। किसकी ओर? बीजांड की ओर वृद्धि करना है, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों की प्रजनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोश के जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचालित होती है। छुई मुई के स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र थी। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। मतलब कि इसमें छुई मुई के स्पर्श करते ही इसमें बहुत तीव्र है, लेकिन प्रकाश में अन्य फूलों का कम है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियों भी मंद होती है। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। नियंत्रित दिशाएं हमारी भुजा उंगलियों या दृश्य न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती। क्या करते हैं? निश्चित दिशा में। नियंत्रित गति मंद और तीव्र हो सकती है यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया
होती है तो सूचना और स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होनी चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचलन का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन बहुत विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वह केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं। दूसरे, एक बार एक कोशिकाओं में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचलित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने और उसे संचलित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में, कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग ना जनित और ना ही संचरित कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचलन का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपन कोशिकाओं रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दे तो यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तारित हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इन यौगिकों को संसूचित करने के साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का प्रयोग करके वह सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होगा, इन्हें संचालित भी करेगा। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन वह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा और इसे अपरिवर्तित तथा अस्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रयुक्त मेस हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाती है। विविध पादप हार्मोन कहाँ थे हम? विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इसके संश्लेषण का स्थान इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले क्रियाकलाप में कर चुके हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है तो हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं यह परोह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होती है। कहाँ होती है? टिप अग्रभाग में। अग्रभाग टिप में संश्लेषित होती है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायता होती है। जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सीजन विसरित होकर परोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। परोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्र कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करती है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबेरेलिन है। किसका? जिबेरेलिन है, पादप हार्मोन का है, जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिक कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजित तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादपों हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि मन के लिए एक संकेतों की आवश्यक है। एफसीसी अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों की मुरझाना इसके प्रभावों से सम्मिलित है। जंतुओं में हार्मोन। ये रसायन हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचलन के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वह विषम परिस्थितियों में होती है तो क्या महसूस करती है? वह अपना शरीर लड़ने के लिए, भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित
तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के विभिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेगी। ये पिलरना या दौड़ना तो दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियों शरीर में लाभप्रद बनाई जाती है। यह तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षण ऊतकों का परिसर समिति होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाए तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहद हो जाता है। अधिब्रियक ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह क्रिया जाता है। इन ग्रंथियों का शरीर में स्थितियां जानने के लिए चित्र में देखिए। एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। यह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों विशिष्ट ऊतकों का पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां संकुर जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंगाल पेशियां हैं। यह सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। यह जंतु हार्मोन अथवा स्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। सुरन कीजिए, यदि पादप में हार्मोन होते हैं तो देशिक वृद्धि को नियंत्रित करने और जंतु हार्मोन का क्या करते हैं, कार्य क्या है, इसके बारे में हम उनकी भूमिकाओं की कल्पना देशिक वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते नहीं देखा है, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप हमारे शरीर में ये चित्र दिखाए गए किस तरह हमारा पूरा प्रश्न नीचे तक पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते ना। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों में वृद्धि के समय ही सावधानी पूर्वक आरक्षित है। हम समझने के लिए एक समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायक करते हैं, आइए कुछ उदाहरण की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक, क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक, या आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? अवधग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। क्या? थायरॉक्सिन बनाने के लिए हार्मोन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या? फूली हुई गर्दन। क्या आप इसे 6.7 में अवधग्रंथि की स्थिति में संबंधित कर सकते हैं? किसमें?
कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन, किसमें? पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाले, एक पीयूष ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाले ग्रंथि हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि हार्मोन। जैसे कि इसका नाम है, इंगित है, इसका नाम इंगित है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाए, बाल्यकाल में ही, बचपन में ही इस हार्मोन की कमी हो जाए तो पौनापन का कारण बनता है। जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंतर नई नाटकीय अंतर देखे होगी। यह परिवर्तन यौवनारंभ से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। मादा में क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है, और पुरुष नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है नर में, और मादा में होता है एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, हार्मोन होता है। क्या आप अपने परिवार और दोस्तों में किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी है, क्योंकि वे मधुमेह की रोगी है? उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। किसमें होता है? अग्नाशय में, और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायक करता है। यदि यह सूचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव बनता है। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिसे यह क्रिया किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाती है, रुधिर में शर्करा की स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाती है तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ये डायग्राम दिखाए गए हैं, देख लेना। हार्मोन है और अंतःस्रावी ग्रंथि है, कार्य है। वृद्धि का में पीयूष ग्रंथि में होता है, स्रावी ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन निकलता है। और थायराइड में कोई नहीं पता है। वृषण में टेस्टोरेंस है, अंडाशय है, एनरी ग्रंथि है जिसमें मोचन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है। थैंक यू हमारे साथ देने के लिए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में।